सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा, देखो परीक्षाओं के दिन चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी परीक्षा अब शुरू भी होने वाली है, प्रतियोगी परीक्षाएं भी बहुत सारी होने वाली है। तो उसमें जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारी पढ़ाई होती है, उसकी तो परीक्षा होती ही है, लेकिन साथ ही साथ वो जो समय होता है वो हमारे स्वास्थ्य की परीक्षा का भी समय होता है। बिल्कुल। और मंजू जी, न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य परीक्षा का भी ये समय रहता है। हाँ, यानी हमने वर्ष भर अपने स्वास्थ्य को कैसा रखा है, कैसा खान पान लिया है, हमने कितना ख्याल रखा है अपनी सेहत का, अपने दिमाग का, ये निर्भर करता है जब परीक्षा का समय आता है कि उस समय आप इन दोनों बातों में संतुलन किस तरह से बिठा के रखते हैं, ये पता चलता है। बिल्कुल, तो संतुलन बिठाना तो बेहद जरूरी है। और समय के साथ जो व्यक्ति समय के साथ संतुलन बिठा लेता है उसे एक तरह से कहा जा सकता है कि मतलब उतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। यानी हर व्यक्ति चाहता है जीवन में कि वो सफल बने, आगे बढ़े और बड़ी ऊंचाइयों को छुए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप समय के साथ कदम ताल मिलाकर चले और समय में जो जो परिवर्तन होते हैं उनसे सामंजस्य बिठा करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता की ऊंचाइयों को आप छू सकेंगे। तो भाई, समय के साथ कदम ताल किस तरह मिलाया जा सकता है, इस पर हम थोड़ी सी बातें करेंगे। साथ ही साथ सौंदर्य के अंतर्गत जो प्राकृतिक क्लींजर होते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी होगी। हाँ, लेकिन क्लींजर जो है आज केवल ऊपरी सतह पर लगाए जाने वाले क्लींजर की बात नहीं, बल्कि शरीर के भीतर जो टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें निकाल करके क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए किस तरह के क्लींजर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। अगर श्रोता भी इस बारे में कुछ लिखना चाहे तो जरूर लिख करके हमें बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सखी विशेष के अंतर्गत आज बात करेंगे सुचित्रा भट्टाचार्य की, उपन्यासकार सुचित्रा भट्टाचार्य। तो ऐसा है कि भाई सुचित्रा जी एक उपन्यासकार तो थी ही, वो हेमंतर पाखी ये उनकी रचना है और कच्छर मानुष ये भी उनकी रचना है, अलिक सुख ये, इच्छा और कचेर देवल ये सब उनके उपन्यास हैं। इनके लिए विशेष रूप से जानी जाती है। एक लेखक के रूप में अपने करियर के दौरान उन्होंने 20 से अधिक उपन्यासों और कई लघु कथाओं की रचना की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके उपन्यास दहन को साल 1997 में फिल्म दहन में रूपांतरित किया गया। साथ ही साथ उनके उपन्यास अलिक सुख और रामधनु रंग को शिवो प्रसाद मुखर्जी द्वारा फिल्मों में रूपांतरित किया गया और उपन्यास ओन्यो बवासंटो को अदिति रॉय द्वारा एक टेलीविजन फिल्म में रूपांतरित किया गया था। हाँ बिल्कुल। और सुचित्रा भट्टाचार्य का जन्म 1950 में बिहार के भागलपुर में हुआ था। उन्हें बचपन से ही लेखन में रुचि थी। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1970 के दशक के अंत में और 1980 के दशक के मध्य में उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया। उन्होंने अपने उपन्यास काचर देवल, जिसका अगर हिंदी में अर्थ है कांच की दीवार, के साथ शुरुआती सफलता प्राप्त की। यानी शुरुआत में ये उन्होंने लिखा था जो कि काफी लोकप्रिय हुआ। बिल्कुल। उनकी लेखनी की विशेषता ये है कि समकालीन सामाजिक मुद्दों पर उनके जो लेख हैं, उनकी कहानियां हैं, वो केंद्रित है। उनके जीवन के अनुभव उनकी कई कहानियों और उपन्यासों में परिलक्षित होते हैं। सुचित्रा भट्टाचार्य आशापूर्णा देवी और महाश्वेता देवी के लेखन से बेहद प्रभावित थी। उनके उपन्यासों और लघु कथाओं का हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया गया है। इतनी सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है और उन्होंने बच्चों के लिए भी उपन्यास और लघु कथाएं लिखी हैं। उनकी लिखी लघु कहानी इच्छर गाछ को शिवो प्रसाद मुखर्जी और नंदिता रॉय द्वारा निर्देशित कर एक पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म बनाई गई है और हेमंतर पाखी को भी उर्मी चक्रवर्ती द्वारा एक फीचर फिल्म में रूपांतरित किया गया है। सुचित्रा भट्टाचार्य ने बंगाली साहित्य में कुछ महिला जासूसों में से एक
जो उनकी कहानियों का जो एक चरित्र था, जासूसी चरित्र, मितिन मासी के साथ बंगाली वयस्क अपराध कथा शैली में भी योगदान दिया। और मितिन मासी के साथ पहला उपन्यास सौरंदाई शैतान था। अन्य मितिन मासी उपन्यास उन्होंने जो लिखे थे उस किरदार को लेके, वो अधिकतर वयस्कों के लिए लिखे गए थे। बिल्कुल। और जो उन्होंने लेखन कार्य किया है उसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य पुरस्कारों की हम बात करते हैं। 2004 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से भुवनेश्वर मोहिनी पदक उन्हें प्राप्त हुआ। 1996 में नंजनगुडू थिरुमलंबा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1997 में कथा पुरस्कार, 2000 में ताराशंकर पुरस्कार और द्विजेंद्र लाल पुरस्कार, 2002 में शरद पुरस्कार, इसके अलावा भारत निर्माण पुरस्कार, साहित्य सेतु पुरस्कार, 2004 में शैलजानंद स्मृति पुरस्कार, 2015 में दिनेश चंद्र स्मृति पुरस्कार और 2012 में माटी नंदी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। यानी बहुत सारे पुरस्कार उनकी झोली में आए। बिल्कुल। और मात्र 65 वर्ष की आयु में 12 मई 2015 को कोलकाता के ढकुरिया स्थित निवास स्थान पर ही हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हुआ। जी। और आकांक्षा, उन्होंने हमने अभी बताया ना कि बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने उनके उपन्यासों का जो है अनुवाद किया गया है ना, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और अंग्रेजी इतनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो इनमें से जो भी भाषा आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, तो आप उनका उपन्यास लेकर के पढ़ सकते हैं और यकीनन आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो चलो अब सुन लेते हैं एक गाना। हाँ बिल्कुल, कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए गीत जरूरी है। जी। हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का। अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम, लटे चेहरे से सरकाओ तमन्ना आंखें मलती है। हाय हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का। अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे
तुमसे मिल मिल के सबा दुनिया महकाए, बादल ने चोरी किए आंचल के साए, है तुमसे मिल मिल के सबा दुनिया महकाए, बादल ने चोरी किए आंचल के साए। ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम, चुरा लो मैं भी दो जलवे, मेरा अरमा भी रह जाए, है हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। आकांक्षा, मेरे सनम फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया, और हम भी ये कहेंगे कि हमारी भी ये बात मान जाइए कि परीक्षा के समय किन किन बातों का थोड़ा ख्याल रखा जाए, क्योंकि परीक्षा जो होती है वो स्वास्थ्य की भी परीक्षा होती है, लेकिन इसकी तैयारी पूरे साल भर चलती है। भाई मंजू जी, ये गीत सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कुछ ऐसी हालत अपने मन की और दिमाग की होती है परीक्षाओं के समय। मतलब मन जो है अपने दिमाग को समझाता रहता है कि अब मान भी जाओ, जो पढ़ रहे हैं उसे बिठा लो जहन में। सही बात है। क्या होता है ना आकांक्षा कि पढ़ाई जब हम करते हैं तो सबसे पहली बात जो जरूरी होती है वो ये है कि समय का प्रबंधन होना बहुत जरूरी। वर्ष भर जो पढ़ाई करते हैं वो अधिक काम आती है, बजाय इसके कि उसी दौरान जब परीक्षा चल रही होती है या परीक्षा आने वाली होती है बहुत ढेर सारा हम पढ़ने की उस समय सोचते हैं, लेकिन उससे स्वास्थ्य खराब होने की बड़ी चिंता बनी रहती है। क्योंकि अगर हम अधिक पढ़ने के बारे में सोचेंगे, बहुत देर तक जागेंगे, नींद पूरी नहीं होगी, खान पान समय से नहीं होगा, स्ट्रेस तनाव बहुत ज्यादा होगा, तब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, समय प्रबंधन करना है। वर्ष भर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा आराम करते रहिए और स्वास्थ्य की तरफ भी आपका पूरा ध्यान रहे, ये भी बात सुनिश्चित करें। लेकिन मंजू जी, उनका क्या करें जो ये सोचते हैं कि परीक्षा के ठीक पहले, यानी हम अगर ताजा ताजा पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा याद रहेगा, है ना। कुछ बच्चे या कुछ लोग इस तरीके से भी सोचते हैं। तो उनको ये बताना जरूरी है कि इस ताजे के चक्कर में होता ये है कि अगर आप तुरंत पढ़ते हैं तो हो सकता है वो आप दिमाग से उतर भी जाए या हमें याद न रहे। फिर जब पर्चा सामने आता है तो हम सोच रहे होते हैं कि भाई ये पढ़ा तो था, लेकिन क्या पढ़ा था इसका उत्तर अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, और वैसे भी कहा गया है आकांक्षा कि जिस भी चीज को हम 2 या 3 बार पढ़ लेते हैं वो दिमाग में बहुत लंबे समय तक हमारे छपी हुई रहती है वो बात, लेकिन एक ही बार जो चीज पढ़ते हैं उसके दिमाग से निकल जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और अगर आप चाहते हैं कि 2 से 3 बार आप पूरे किताबों का रिवीजन कर ले तो ये जरूरी है कि साल की शुरुआत से ही आप इन्हें पढ़ना शुरू करें। तो समय प्रबंधन आप करें ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और परीक्षा की तैयारी भी पूरी हो सके। और साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य की जो आपने बात की, तो नींद भरपूर रूप से लेना भी बेहद जरूरी है ताकि जो दिमाग है उसमें मतलब तरावट बनी रहे, तनावग्रस्त स्थिति में न आ जाएं हम। अक्सर होता है कि बच्चे सोचते हैं कि पढ़ाई परीक्षा का समय चल रहा है। हाँ, ये सही बात है कि उस समय हमें थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोना ही छोड़ दें। बिल्कुल, अगर कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद अगर आपने नहीं, वैसे तो 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है, लेकिन चूंकि परीक्षा का समय ऐसा होता है कि थोड़ा ज्यादा हमें पढ़ना पड़ता है, तो उस समय वो जो नींद का समय वो सिमट कर 6 घंटे तक ही हो जाता है। लेकिन कम से कम 6 घंटे की नींद तो आप ले ही लें। अगर ये नींद पूरी नहीं हुई तब भी दिमाग के ऊपर तनाव आएगा और उससे स्वास्थ्य बिगड़ने की पूरी संभावना बनी रहती है। बिल्कुल, अगर भरपूर नींद नहीं लेंगे तो शरीर के कई क्रियाकलाप ऐसे होते हैं कहते हैं ना, जिसका तारतम्य बिगड़ जाता है। डाइजेशन बिगड़ सकता है, साथ ही साथ मतलब आंखें हमेशा भारी भारी रहेंगी, आपको हो सकता है शरीर भी भारी भारी लगे पूरा दिन भर। तो नींद तो बेहद जरूरी है और साथ ही साथ जरूरी है अपने खान पान का खास ख्याल रखना। बिल्कुल, वो भी बहुत जरूरी है। मतलब कुछ ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे हमारे दिमाग को
थोड़ी अच्छी खुराक मिल जाए और पेट भी बहुत ज्यादा ना भरे। होता क्या है कि अगर हम बहुत पेट भर के खा लेते हैं तो फिर नींद आने लग जाती है और पढ़ाई नहीं हो पाती और मन बड़ा सुस्त सुस्त सा हो जाता है। तो उस समय चीजें कुछ ऐसी खाना है जिससे बहुत ज्यादा हमें अच्छी एनर्जी मिल जाए, लेकिन उस भोजन की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम हो, है ना। यानी थोड़ी चीजों से बहुत सारा अगर यूं कह सकते हैं मतलब कि एनर्जी भी मिले और न्यूट्रिशन भी मिले, पोषक तत्व भी मिले। तो भाई क्योंकि हमें मन को सुस्त नहीं बनाना है, मन को चुस्त बनाना है, तो खान पान का खास ख्याल रखें। मौसमी फल हो गए वो लें। सबसे जरूरी बात है अपने, हाँ बिल्कुल, हरी पत्तेदार सब्जियां लें, फल लें, जैसे कि इस समय केला आ रहा है, अंगूर आ रहे हैं, सेब मिल रहा है, और भी जो मौसमी फल है वो आप खाते रहे, हरी पत्तेदार सब्जियां खाते रहे। संतरे मौसमी भी मन को तरोताजा बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उन्हें खाते रहिए। और इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के लिए अखरोट और बादाम, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी होती है, तो आप सुबह के समय इन्हें थोड़ा लीजिए। तो इस तरह से आप अपने ब्रेन की डाइट का भी थोड़ा ख्याल रखें और खान पान का ख्याल तो आपको रखना ही है। इसके साथ हम जब समय प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो आकांक्षा, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा हल्का फुल्का व्यायाम और थोड़ा सा घूमना भी उतना ही आवश्यक होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब पढ़ाई से हम ब्रेक लेते हैं और थोड़ा घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, तो फिर से हम अपने आप को चुस्त दुरुस्त महसूस करते हैं। तो बीच बीच में ये जो छोटे छोटे से अंतराल हैं ये भी लेते रहें, ये भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इस बात का खास ख्याल रखें कि कोशिश करें जितना हो सके घर का बना सादा भोजन ही आप लें। अक्सर होता है ना कि अरे आज ये खाने का मन नहीं है तो चलो कुछ चटपटा खा लिया या बाहर से मंगवा के कुछ खा लिया। गरिष्ठ भोजन अगर है तो उसको पचने में उतना ही समय लगेगा, शरीर जो पाचन क्रिया है वो उतनी ही लंबी चलेगी और आप उतना तरोताजा या हल्का महसूस नहीं करेंगे। और भोजन जो है बिल्कुल निश्चित समय पर करें, जैसे सुबह का जो नाश्ता है वो समय पर करें, दोपहर का भोजन, रात का भोजन। हालांकि आपको हल्का भोजन लेना है लेकिन समय पर करना भी जरूरी है। और दूसरी बात जो तुम कह रही थी अभी बाहर के भोजन की बात, तो परीक्षा के दौरान कम से कम आप बाहर के भोजन से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि बाहर के भोजन में हो सकता है कुछ अशुद्धियां हो और वो अशुद्धियां आपको बीमार कर सकती हैं और आपकी जो साल भर की मेहनत है उस पर पानी फेर सकती है। तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का इस तरह से भी ख्याल रखना है कि घर का बना हुआ सादा भोजन जो स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है वही भोजन आपको करना है। और यहाँ तक कि परीक्षा के दौरान नहीं बल्कि परीक्षा के कुछ समय पहले से ही, क्योंकि एक बार अगर तबीयत बिगड़ती है तो कम से कम हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं उसे वापस लाइन पर आने में। तो अगर उस दौरान आपकी तबीयत बिगड़ी तो इसका आपके परीक्षा फल पर बहुत गहरा असर हो सकता है। बिल्कुल पड़ता है। और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जरूरी है अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि होता क्या है ना मंजू जी, एक उलझा हुआ जो दिमाग होता है ना वो न तो एकाग्र हो पाएगा न ही किसी नई चीज को ग्रहण कर पाएगा, या हो सकता है छोटी से छोटी बात समझने में भी उसे काफी वक्त लगे। बिल्कुल। और जो तनावग्रस्त रहते हैं, बहुत सारी बातों के बीच उलझे हुए रहते हैं, तो जब वो परीक्षा देने के लिए जाते हैं, पर्चा लिखते हैं, तो वहां भी वो उलझन काम करती रहती है। और जितना हालांकि उन्होंने पढ़ा है लेकिन फिर भी वो उसे लिख नहीं पाते हैं या फिर उस समय उन्हें याद नहीं आता है। और ये सब बातें मिलकर के साल भर इतनी मेहनत की होती है, लेकिन जब परीक्षा परिणाम आता है तो वो उतना परिणाम सही नहीं आता और हम ये सोचते रह जाते कि इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी क्या हुआ कि परिणाम हमारे मन के मुताबिक नहीं आया। इसके लिए दिमाग को भी एकदम फ्रेश रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए भी आपको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है, यानी कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी आपको किस तरह से ख्याल रखना है ये भी हम बताएंगे। लेकिन एक गीत सुन लेते हैं पहले। हाँ बिल्कुल, ब्रेक जरूरी है। हाँ गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो
मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जब तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर, सुन जरा ओ बेखबर। जरा सा हंस के जब देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। तो मंजू जी, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना तो बेहद जरूरी है। हाँ। और ये एक विद्यार्थी जो होता है उसके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये गुलाबी आंखें उस तरह ना दिखे तो ठीक है कि नींद की कमी से आंखें बड़ी लाल गुलाबी हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बीच बीच में ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी होता है आकांक्षा। ऐसा शोध में ये बात पाई गई है कि जो बच्चे अगर लगातार 4 घंटे अगर कोई पढ़ता है बच्चा, तो वो उतनी चीजों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो 1 घंटा पढ़ता है और उसके बाद 5 से 10 मिनट का अगर बीच में ब्रेक लेता है, थोड़ा सा घूम फिर लेता है, अपने दिमाग को फ्रेश कर लेता है, और उसके बाद अगर वो फिर से 1 घंटा पढ़ाई करता है, तो वो ज्यादा चीजों को ग्रहण कर पाता है। ये एक शोध में पाया गया है। तो इसके लिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लेते रहे। हालांकि पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ये जो ब्रेक होता है ये बिल्कुल आपको नया कर देता है, तरोताजा कर देता है। इसके लिए जरूरी होता है। जो दिमाग थक जाता है उसे भी तरावट की जरूरत होती है। और साथ ही साथ शरीर को जरूरत होती है कि भरपूर मात्रा में आप पानी पिएं। हाँ। खासकर इन दिनों जो गर्मी के दिन है उसमें तो ये बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या जो है उसका सामना न करना पड़े। डिहाइड्रेशन से भी चक्कर आना और भूलने की आदत हो जाना और इस तरह की बहुत सारी समस्या आ जाती है। बच्चे घंटों बैठे बैठे पढ़ाई करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि मुझे प्यास लगी है, या प्यास लगी तो सोचते अब कौन उठेगा, कौन पानी पिएगा, चलो अभी पढ़ाई बहुत सारी बाकी है तो वो कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जिसकी भी परीक्षा है, बच्चे हैं या बड़ों की भी, जो बहुत सारे बड़े लोग भी प्रतियोगी परीक्षाएं भी देते हैं, तो उन्हें भी ये हमारी सलाह होगी कि आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेशन से बचे रहें। और भाई पानी पीना तो सभी के लिए जरूरी है, परीक्षा हो चाहे ना हो। हाँ। पानी शरीर के लिए बेहद जरूरी है। हाँ। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको उठने में आलस आ रहा है, बोतल अपने पास रखें और समय समय पर पानी पीते रहे। हाँ, और बीच बीच में थोड़ा सा मनोरंजन भी जरूरी होता है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन वर्ष भर अगर आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की है तो उस दौरान भी आप थोड़ा थोड़ा अपना बीच बीच में मनोरंजन करते रहें। और विशेषकर जैसे परीक्षा के समय जब बहुत प्रेशर होता है आपके, तो जैसे 2-3 घंटे की अगर आपकी पढ़ाई हो गई तो 1-2 गाने आप अपने मन के मुताबिक, पसंद के मुताबिक अगर सुन ले, या फिर कोई एक वो चीज कर लें जो आपको पसंद है। शतरंज की बाजी अगर खेल लिया आपने तो आपका दिमाग उससे फ्रेश हो जाता है। तो बीच बीच में ये जो छोटा छोटा मनोरंजन है ये भी आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, तरोताजा रखता है, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। तो वो वहां भी आप जो है थोड़ा अपना समय निकालते रहिए। इसके अलावा और हमें क्या क्या करना है आकांक्षा, बताओ। और काफी सारी चीजें हैं भाई। अगर आपको कोई समस्या सता रही है या किसी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो
तनाव में रहने के बजाय अपने टीचर से या अपने माता पिता से बात करिए या किसी बुजुर्ग से बात करिए जिससे आप खुल के अपनी बातें बांटते हो। तो मन की उलझने जो है वो कहीं ना कहीं आपको तनाव में डालने लगेगी। बिल्कुल। और इसके अलावा अभिभावक को भी बच्चों की मन स्थिति को थोड़ा समझना चाहिए कि इस दौरान बच्चे प्रेशर में रहते हैं, उन्हें अनावश्यक और प्रेशर ना दे कि तुमको फर्स्ट ही आना है, इतने ही नंबर लाना है, इसके बाद तुम्हें वहां एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा वैसे। इस तरह का तनाव उनके मन में ना बनाए, इस तरह का प्रेशर ना बनाए, ये भी उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। बिल्कुल। और अक्सर ये देखा गया है कि परीक्षा के समय बच्चों का जो स्वास्थ्य है कभी कभी बिगड़ जाता है। मतलब साल भर वो ठीक रहेंगे लेकिन जैसे ही परीक्षा आती है वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में जो डर है उसके लिए माता पिता को ही आगे आकर उनका डर साझा करना होगा। और जहाँ तक मनोरंजन की बात है, हम मनोरंजन का पूरा ख्याल रखते हैं, तो चलिए एक गीत के साथ आपका थोड़ा मनोरंजन भी करते हैं। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना हमने सुना। और आकांक्षा, अब सखी सहेली कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का।
ब्रेक का समय पूरा हुआ और हम फिर हाजिर हैं सखी सहेली कार्यक्रम के साथ। और हमारे एक साथी परीक्षाओं के बारे में लिखते हैं कि परीक्षा के लिए पेपर के एक दिन पहले की तैयारी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। साल भर हर दिन एक निश्चित और उचित समय पढ़ाई के लिए होना चाहिए। लास्ट दिन दिमाग फ्रेश और फ्री रखना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाता है ना। सही बात है। साथ ही साथ परीक्षा के दिन में जैसे हम स्वास्थ्य की परीक्षा भी कहते हैं ना, स्वास्थ्य की भी कसौटी होती है परीक्षा के दिनों में ही। तो हमारे श्रोता ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस स्वास्थ्य की परीक्षा को देते रहना पड़ता है। यस, तो स्वास्थ्य की परीक्षा अगर कम देनी हो तो ये जरूरी है कि आप लगातार व्यायाम करें। सही बात है। तो परीक्षा से उतनी घबराहट नहीं होगी, और चाहे परीक्षा तो चाहे किसी हमारे सब्जेक्ट की हो या स्वास्थ्य की हो, वो थोड़ी घबराहट पैदा करती ही है। बिल्कुल। और ये भी कहना है हमारे श्रोताओं का कि परीक्षा के दिनों में रात का भोजन हमेशा हल्का और सादा करना चाहिए। अगर आप देर रात तक पढ़ते हैं या काम करते हैं तो ज्यादा तला भुना या गरिष्ठ भोजन करने से जल्दी नींद आएगी और आप देर तक कोई काम नहीं कर पाएंगे। हम तो ये कहेंगे कि देर रात तक जागकर काम करना या पढ़ना थोड़ा सा न करें तो उचित होगा। हाँ, बिल्कुल। लगभग 11 बजे के करीब सो जाएं और सुबह अगर 5 बजे उठ जाएं तो नींद लगभग पूरी हो जाती है और तब पढ़ाई आप करेंगे तो अच्छा होगा। एक साथी हमारे लिखते हैं कि सब अपने पूरे वर्ष की बढ़िया तैयारी के साथ अगर एग्जाम देते हैं तो ही टॉप 10 वाले रैंक पॉसिबल है। तो हमारा ये कहना है कि अब ये टॉप 10 वाली बात को ना किया जाए तो बेहतर है। एग्जाम है, एग्जाम की तरह दीजिए, आप अपनी पूरी तैयारी रखिए और रिजल्ट जो भी आए उससे आप सहर्ष अपनाइए। उसके लिए ये ना सोचे कि हमें टॉप 10 में ही आना है या फर्स्ट रैंक ही आना है। ये सब चलता रहता है इस दुनियादारी में, लेकिन तैयारी हमारी रहना ये आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। और तैयारियां करने के लिए ये जरूरी है कि साल भर समय का जो नियोजन है, यानी समय के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। और एक साथी हमारे ये भी लिखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य की परीक्षा तब होती है जब हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है। इससे पता चलता है कि हम कितने सजग हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार, व्यायाम और योग से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर रहता है और पर्याप्त नींद भी लेनी चाहिए। इसी के साथ स्वच्छता की अच्छी आदतें होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में लिखी। और अब हम समय के साथ कदम ताल मिला करके हमें क्यों चलना चाहिए इसके विषय में थोड़ी सी बात हम जानकारी देंगे। आकांक्षा ऐसा होता है ना कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे सफलता की इन ऊंचाइयों को छूना है, वहां तक जाना है, इस तरह से आगे बढ़ना है, ये काम करके दिखाना है। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप समय में जो परिवर्तन हो रहे हैं या इस समय जो माहौल चल रहा है उसके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करें। और ये कोशिश बिल्कुल दिल से होनी चाहिए और सजगता के साथ होनी चाहिए, तभी आप कदम ताल मिला सकेंगे। बिल्कुल भाई, सही बात है मंजू जी। अगर आप समय के साथ अपना कदम नहीं मिलाएंगे तो समय तो आगे बढ़ जाएगा आपको पीछे छोड़ते हुए, और फिर आपको ये कहते हैं ना ज्ञान होगा कि भाई सब तो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। हम पीछे के पीछे रह गए। हाँ, और इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप अपने आप में निर्णय क्षमता को विकसित करें। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे के निर्णयों पर बहुत डिपेंड रहते हैं, उनके ऊपर आधारित रहते हैं, लेकिन दूसरों से राय हमें लेनी चाहिए, लेकिन निर्णय हमारा अपना खुद का होना चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हाँ, राय हम जरूर ले दूसरों से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति वो अपने हिसाब से अपना निर्णय देता है, लेकिन जो हमारे ऊपर शायद लागू हो या ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। इसके लिए अपने अंदर एक निर्णय क्षमता विकसित करें कि आज मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, करना है तो कितना करना है। और ये करने के लिए जरूरी है कि आपको पूरी तरह से चौकन्ना रहना है, सजग रहना है, चारों ओर देखना है और थोड़ा सा आसपास की बातों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप ये निर्णय क्षमता विकसित कर सकेंगे। बिल्कुल। अगर आप समय के साथ चलना चाहते हैं तो सजग रहने की आदत आपको अपनानी होगी, ताकि आप अपने आसपास के वातावरण में मतलब दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं आप भी उन्हें अपनाते हुए समय के साथ आगे बढ़ें। जागरूक रहें, क्योंकि जागरूक रहने से ही कई नई नई जो संभावनाएं हैं उन पे आपकी नजर पड़ती है। कई नई चीजें आप जानते हैं, कई नए क्षेत्र में आपको जानकारी मिलती है कि हाँ इसमें भी
पैर पसारे जा सकते हैं। हाँ, यानी कि अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हमें संभावनाओं के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप अपने आसपास जो लोग हैं उनसे बातचीत करते रहें, अपने परिवार वालों से बातचीत करते रहें, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते रहें, टीवी में जब समाचार आते हैं तो देखें, अखबार पढ़ें और इस तरह से सारी जानकारियां आप बटोरते रहें, अपडेटेड रहें। ये रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऐसा हम करते हैं तो ही हम समय के साथ आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। और मंजू जी, भाई मुश्किलें तो सभी के जीवन में आती हैं, तो कहा जा सकता है कि जो मुश्किलें हैं वो हमारे जीवन का एक तरह से अभिन्न हिस्सा है। भाई विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता जो है वो अपने आप में हमें विकसित करनी होगी। जो भी परिणाम आए उसे हमें स्वीकारना होगा और खुद पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाना है बस। और मुश्किलों की जहां तक बात है तो मुश्किलें हर एक के जीवन में आती है, लेकिन मुश्किलें हमें कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाती है। तो उस सीख को गांठ बांध ले और हमेशा याद रखे कि जब वैसी परिस्थिति आई थी तब उसका परिणाम ये निकला था। तो इसके लिए मुश्किलें आती जरूर है, लेकिन हमें कुछ न कुछ जो ज्ञान दे करके जाती है उस ज्ञान को भी हमें बटोर कर रखना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए। और इस तरह से अगर हम परिस्थितियों का सामना करेंगे तो जरूर हम समय के साथ कदम ताल मिला करके आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल। और परिस्थितियों का सामना कैसे करना है? धैर्य रखते हुए करना है। धैर्य और दृढ़ता, मतलब ये जो जादुई छड़ियां हैं जिसके सामने सारी कठिनाइयां और रुकावटें एक तरह से कह सकते हैं कि दूर भाग जाती हैं। हाँ, और धैर्य रखने की आदत हमें अपने आप में विकसित करनी पड़ती है। ये कहीं से हमें मिल नहीं जाती है, बल्कि धैर्य की आदत हमें रखनी पड़ती। कई बार ऐसे होते हैं परिणाम हमारे मन के मुताबिक नहीं होते हैं, लेकिन धैर्य रख करके हमें फिर से कोशिश करनी पड़ती, फिर से हमें आगे बढ़ना पड़ता, फिर से हमारे मन को फिर से तैयार करना पड़ता है। तो ये जो धैर्य है ये हमें सिखाता है कि भाई थोड़ा सा आराम से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, एक न एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेंगी। और इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि नई तकनीक जो होती है, उन नई तकनीकों को और नए विचारों को हमें आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जब नई तकनीक आते हैं घबरा जाते हैं, अरे हमारे ज़माने में तो ये नहीं था, अब ये सब हमसे नहीं होगा। और अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो पिछड़ जाते हैं, फिर वो समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। तो नई नई तकनीक आती रहती है, उन्हें सीखने की कोशिश करें, आत्मसात करने की कोशिश करें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और नई चीज़ों को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके घर के जो नई पीढ़ी है, हाँ, उससे आप सामंजस्य बिठाएं। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि उदाहरण के स्वरूप अगर कोई नया फोन आता है, अब जैसे पहले सादे मोबाइल का चलन था, अब जब ये टच स्क्रीन वाला मोबाइल आ गया तो घर के जो बुजुर्ग थे उनको थोड़ी तकलीफ हुई कि इसे कैसे चलाया जाए। लेकिन तब घर के जो बच्चे थे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नई चीजों को बहुत जल्दी सीखते हैं, बिल्कुल, तो वो आगे आए। और अगर नई पीढ़ी के साथ आप तारतम्य बिठा के चला जाए तो ये जो नई नई चीजें होती है ना, जो दुनिया दिन ब दिन एक नई चीज आ रही है, तकनीक जो है वो बदल रही है, इसको सीखने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है। और नई पीढ़ी के विचारों के साथ भी सामंजस्य बिठाना जरूरी हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि जो बड़े लोग होते हैं वो नए लोगों के विचारों से सहमत नहीं होते हैं, बल्कि हमेशा ये कहते रहते हैं हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, हम तो ऐसा करते थे, आजकल के बच्चे ऐसा करने लगे। हम ये मानते हैं कि पुरानी चीज़ों का अपना महत्व होता है, पुराने विचारों का भी महत्व होता है, पुरानी तकनीक का भी महत्व होता है, लेकिन जब नए विचार आते हैं तो वो भी समय के साथ शायद ज़रूरी होते हैं, इसीलिए अस्तित्व में आते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए अपनी जो नई पीढ़ी है, यानी कि दादा और पोता जो होता है, दादा या पोती होते हैं, तो वो दोनों के बीच में भी सामंजस्य रहना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। और जो यंगस्टर्स हैं, नई पीढ़ी है, वो सोचे कि हमारे दादा दादी के ज़माने में, नाना नानी के ज़माने में क्या होता था, किस तरह से होता था, उन बातों को जानने की कोशिश करें। और दादा दादी जो है वो नई पीढ़ी की बातों को जानने, समझने और करने की कोशिश करें। इस तरह से जब एक सामंजस्य स्थापित होता है तब समय के साथ कदम ताल मिलकर के आगे बढ़ते हैं। और हमारे श्रोताओं का भी यही कहना है कि समय के साथ चलना ही समझदारी है। जो लोग समय को छोड़ देते हैं फिर एक दिन समय उनको छोड़ देता है। हाँ, तो ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो जाएगी। इसके लिए अब देखिए समय का हम भी बहुत ध्यान रखते हैं और ये भी हमेशा कहते रहते हैं कि बीच बीच में ब्रेक लेकर के मनोरंजन करते रहें, और इस बात का पालन हम भी करते हैं। तो चलो एक गीत सुन लेते हैं और थोड़ा मनोरंजन करते हैं। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतारी है,
तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी। माया फिल्म का गाना हमने सुना आकांक्षा, और चाहे तस्वीर हो, चाहे चेहरा हो, या कोई भी सुंदर चीज हो, वो अपने आप दिल में उतर ही जाती है ना। और जहाँ तक सुंदरता की बात है, हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर रखने की पूरी कोशिश करता है, और उसकी चाहत भी होती है कि मेरा चेहरा इतना सुंदर हो कि सभी लोग आकर्षित हो। इसके लिए तरह तरह के हम उपाय करते हैं, और उसमें एक उपाय है क्लिंजर का इस्तेमाल करना। क्लिंजर यानी कि क्लीन करने वाली चीज, यानी सफाई वाली चीज। तो बहुत सारे क्लिंजर आते हैं, उसमें कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ केमिकल वाले होते हैं। कोई कच्चे दूध से अपनी स्किन को क्लीन करने के बारे में सोचते हैं, कोई फलों के जूस से उससे भी क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं। तो इस तरह से कोशिश की जाती है कि हम अपने चेहरे को बहुत सुंदर बनाए रखें। लेकिन जब तक अंदर की स्वच्छता नहीं होगी, अंदर जो है एकदम क्लीनलीनेस यानी कि सफाई नहीं होगी, तब तक चेहरे पर भी उतनी सुंदरता नहीं आ पाती है। तो शरीर के भीतर के लिए कौन से क्लिंजर इस्तेमाल किए जाए, आज हम उन क्लिंजर की बात करेंगे। प्राकृतिक तौर पर किस तरह से अंदर की सफाई की जाए। मंजू जी, होता यह है कि शरीर में कई टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं कई सारी समस्याओं का
कारण बन सकते हैं, कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। तो समय समय पर अपने शरीर को इन टॉक्सिन से मुक्त करना यानी डिटॉक्सिफाई करना बेहद जरूरी है, ताकि जो शरीर है वो निरोगी बना रहे, साथ ही साथ हमारा जो मन है वो भी डिटॉक्स होता रहे। हाँ, और अंदर की जो स्वच्छता होती है, अंदर की जो सुंदरता होती है, वो चेहरे पर साफ तौर पर झलकती है। तो अपने आप चेहरा खिल उठता है, प्यारा लगता है, सुंदर लगता है। इसके लिए आप चेहरे की सफाई जरूर करें, ऊपरी तौर पर क्लिंजर का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन शरीर के भीतर को भी आप डिटॉक्सिफाई करते रहें, यानी वहां भी क्लिंजर का इस्तेमाल करते रहें। और उसके लिए कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं वो है फलों का नाश्ता करें। फल जो है वो हमारे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्वों से भर देते हैं, जो भी कमी होती है उसे भी पूरी कर देते हैं। तो सुबह के समय हम तली भुनी और कुछ इस तरह की चीजें खाने की बजाय फलों का नाश्ता करें। और जब आप फलों का नाश्ता करें तो इत्मीनान से करें, वहां कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हर फल का अपना एक अलग स्वाद होता है, उस स्वाद को महसूस करते हुए दिल से आप अगर फलों का नाश्ता करते हैं तो उन फलों के रस से अंदर से भी जो है वो एक क्लिंजर का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, आपकी आंतों की सफाई हो जाती। इसके लिए सुबह के समय फलों का नाश्ता करें। बिल्कुल। और साथ ही साथ हम जो बात कर रहे थे मन के डिटॉक्सिफिकेशन की, तो उसके लिए ये है कि अपने मन को नकारात्मक विचारों के बजाय सकारात्मक विचारों से भरें, जीवन का भरपूर आनंद लें, और साथ ही साथ अपनी जीवन शैली में योग, ध्यान, इन सबको शामिल करना बेहद जरूरी है। अपने लिए समय निकालें। सुबह थोड़ा टहल लें, थोड़ा गुनगुनी धूप में टहलेंगे, जो बेहद जरूरी है जी, तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, और सुबह अगर आप हल्की धूप में घूमने के लिए जाते हैं तो सूर्य की जो रश्मियां होती ना आकांक्षा, वो भी हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है और वो हमारे लिए बेहद जरूरी होती है। शरीर के अंदर जो कुछ भी गलत होता है उसको बाहर निकालने में वो मददगार साबित होती है। और इसके साथ ही साथ विटामिन डी की भी पूर्ति हो जाती है। जब इन चीजों की पूर्ति हो जाती है तो अपने आप अंदर से शरीर अच्छा निरोगी रहता है। तो इसके लिए सुबह के समय थोड़ा टहलना जरूरी है। सुबह की ताजी हवा का सेवन करें। सूर्य की हल्की फुल्की जो रश्मियां सुबह होती है उनका सेवन करना भी उतना ही आवश्यक होता है। और साथ ही साथ आवश्यक होता है कि आप स्वस्थ और संतुलित भोजन का सेवन करें। और भोजन के साथ सलाद लेना ना भूलें, क्योंकि सलाद से भी बहुत जो पोषक तत्व हैं वो हमें मिलते हैं। और जब पोषक तत्वों की पूर्ति होती है तो वो भी अंदर से शरीर को अंदर से क्लींजर का काम करते हैं, डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। तो आप भोजन से पहले थोड़ा सलाद जरूर खाएं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखें कुछ चीजें हैं जिन्हें कच्चा नहीं खाया जा सकता है, तो उन्हें हल्का भाप से आप पका लें और जितनी मात्रा में आपको हजम हो उतनी मात्रा में आप उसे अवश्य खाएं। इसके अलावा बहुत सारे कैन वाले जो फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं और इस तरह की जो चीजें होती है उनमें वो शायद हमें बहुत स्वाद तो देती है लेकिन शरीर के लिए नुकसानदायक भी कहीं ना कहीं होती है। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये और भी ज्यादा टॉक्सिन्स पैदा करती है और वो क्लीन करने की बजाय आपकी बॉडी को बहुत सारे और टॉक्सिन से भर देती है, जिससे बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए इन चीजों से हमें बचना चाहिए। और मंजू जी, हमारी जो जीवन शैली है वो इतनी गतिशील हो गई है कि हमें कहते हैं ना अपने बारे में सोचने के लिए ही समय नहीं है। दिन भर कंप्यूटर है या मोबाइल है, टेलीफोन है, मतलब हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ और सोच ही नहीं पाते कि बाहर प्रकृति का आनंद लें, थोड़ी सी ताजी हवा में टहल आएं या धूप का आनंद लें। भाई ये सब करना भी बेहद जरूरी है एक स्वस्थ शरीर के लिए। जी, इसके अलावा गर्म पानी में नींबू का रस मिला करके अगर हम उसका सेवन करते हैं ना आकांक्षा, तो वो भी क्लिंजर का काम करता है, यानी अंदर से सफाई करने का काम करता है। तो आप बोतल बंद बहुत सारी चीजें आप पीते हैं, उसकी बजाय अगर आप कभी कभी गर्म पानी में नींबू डाल करके पिए तो वो भी अच्छा रहता है। इसके अलावा जो गेहूं के जवारे होते हैं उनका जो रस होता है, कहते हैं उसे भी ग्रीन ब्लड कहा जाता है। तो अगर हफ्ते में एक बार अगर आप उसका सेवन करें, वो भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और आपके शरीर को अंदर से क्लीन करने का काम करता है, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। और हमारे श्रोता ये कह रहे हैं कि चेहरे की सुंदरता लाने के लिए हर हाल में प्रसन्न रहें, दूसरों की आलोचना करने से बचें, जीवन में सरलता और सादगी को अपनाएं और सच का साथ दें। बिल्कुल, ये सही बात है। और चलिए अब फिलहाल हम एक गीत का दामन थामते हैं और उसके बाद और आगे बढ़ेंगे।
दिल की प्यास तू बुझाती है, पहले तू आग भड़काती है, फिर दिल की प्यास तू बुझाती है। तेरी यही अदा तो मुझको पसंद है। अच्छा? हाँ, मगर आज मुहब्बत बंद है, पास नहीं आना, भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मुहब्बत बंद है। छेड़ अपने दीवाने को, रहने दे तू इस बहाने को, मत छेड़ अपने दीवाने को, रहने दे तू इस बहाने को। होठों पे ना है मगर दिल तो रजामंद है, रजामंद है, मगर आज मुहब्बत बंद है। आपकी कसम फिल्म का ये गाना हमने सुना आकांक्षा, और ज़रूरी है कि हम अपने मन को रजामंद करें कुछ अच्छी बातों के लिए। एक हमारी श्रोता ये लिखते हैं कि हमें प्रत्येक काम समय पर करना चाहिए, आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए और समय का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। हमें समय का सदुपयोग करना प्रकृति से सीखना चाहिए क्योंकि वो अपने सभी कार्य नियमित रूप से करती है। अगर हम कोई भी कार्य समय पर नहीं करते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है और हम कभी सफल नहीं हो पाते। बिल्कुल। और जो हम परीक्षा की बातें कर रहे थे, परीक्षा और स्वास्थ्य की जो बातें कर रहे थे मंजू जी, तो श्रोता कह रहे हैं कि परीक्षा देने के लिए तन और मन से स्वस्थ होना जरूरी है। उसके लिए समय और रुत के साथ कदम मिलाना और पढ़ाई के बीच थोड़ा आराम भी जरूरी है। हाँ, ये सही बात है। और एक हमारे श्रोता ये लिखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ ही स्वास्थ्य के लिए सजग हो जाना चाहिए। समय समय पर चेकअप जरूरी है। सकारात्मक विचार और व्यस्त रहना चाहिए। अपनी रुचि का काम करना चाहिए। हल्का फुल्का व्यायाम और मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। और तंदुरुस्त रहने के लिए मनोरंजन भी जरूरी है। तो चलिए कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनते हैं। करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नया आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नया आपके कदम।
खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। साल बाद इस फिल्म का गाना हमने सुना और हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि समय के साथ चलना ही समझदारी है। जो लोग समय को छोड़ देते हैं फिर एक दिन समय उनको छोड़ देता है। तो भाई इस बात का हम ख्याल रखते हैं और समय अब हमसे ये कह रहा है कि आज के इस कार्यक्रम से हमें विदा लेनी होगी। तो अब इजाजत दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली